अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज फिर डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है और रुपए की कदर में तकरीबन 1.4% तनज़ुली हुई है। हुकूमत जाते ही और काकड़ साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनते ही पाकिस्तान की मईशत के लिए ये अच्छी खबर तो नहीं है। पाकिस्तान के अवाम की नज़रें एक जानिब तो अपनी जेब पर हैं कि आए रोज़ बढ़ती महंगाई के दौर में गुजारा कैसे किया जाए, ज़िंदगी के रोज़ कैसे गुजारे जाएं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के अवाम ये भी देख रहे हैं कि अनवारुल हक काकड़ साहब की काबीना का हिस्सा कौन होगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पिछली हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ थी जिनमें IMF की झलक वाज़े थी, क्या इन पॉलिसियों का तसलसल रहेगा? कभी इम्कान तो यही है कि इन्हीं पॉलिसियों का तसलसल रहेगा, लेकिन हुकूमत जाने के बाद डॉलर की कदर में इजाफा और रुपए की कदर में गिरावट, इसकी वजह सामने नहीं आ रही है। इस पर आज के प्रोग्राम में कुछ मुफस्सल बात करेंगे। दूसरी जानिब अहम डेवलपमेंट है, इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास तलब कर लिया है हल्का बंदियों से मुताल्लिक। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हल्का बंदियाँ शफाफ अंदाज में होनी चाहिए, ये कौमी मफाद का मामला है। अगर हम इलेक्शन कमीशन के इक़दामात की बात करें तो जो हालिया ज़ाब्ता अखलाक जारी किया गया है उसमें मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर यह पाबंदी आयद की गई है कि वो इलेक्शन से मुताल्लिक एंट्री और एग्ज़िट पोल नहीं कर सकते हैं और सर्वे भी नहीं किए जा सकते हैं। क्या इन इक़दामात का मकसद जो खुफिया रायदही का हक़ है उसको यकीनी बनाना है, और दूसरी जानिब जो आज़ादी इजहार से मुताल्लिक पाकिस्तान के आइन में क़वानीन हैं या गुंजाइश है, क्या ये ज़ाब्ता अखलाक उससे मुतसादिम नहीं है? ये इंतहाई अहम मामला है। इलेक्शन कमीशन अब मुश्किल में इसलिए भी है कि डिजिटल मरदमशुमारी नोटिफाई होने के बाद जो हल्का बंदियों का मामला है वो पेचीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। हालिया तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन 2 अजला को मिलाकर तो हल्का बंदी कर सकता है, लेकिन जो इंतखाबी उमूर के माहिरीन हैं उनके मुताबिक अगर ये बड़े पैमाने पर की तो इससे एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो जाएगा। पंजाब में अगर बात करें तो 2 अजला ऐसे हैं, रावलपिंडी और मुल्तान, जहाँ एक नशिस्त कम होती है, जबकि राजनपुर और बकर में नशिस्तों में इजाफा होता है। इसी तरह सिंध में सांगड़ और खैरपुर में नशिस्तें कम होती हैं, कराची की 1-2 नशिस्तें बढ़ती दिखाई देती हैं। बलूचिस्तान के एक आध ज़िला ऐसा है जहाँ पे नशिस्तें बढ़ती हुई नज़र आती हैं। KPK में कोई बड़े पैमाने पर तब्दीली नज़र नहीं आती है, बल्कि पेशावर की जो नशिस्तें हैं वो कम होती दिखाई दे रही हैं। अब ये मामला कितना पेचीदा है, क्या आसानी से हल्का बंदियाँ हो जाएंगी, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सारी साहब माहिर हैं इंतखाबी उमूर के, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बारी साहब आपकी तरफ भी आएंगे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरशाद साहब पहले आपकी तरफ आते हैं। जो इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक जारी हुआ है, आप पे एक जिम्मेदारी CPNE के प्रेसिडेंट की भी है। बतौर CPNE प्रेसिडेंट आपका CPNE का इस पे मौक़िफ़ क्या है? क्या आप समझते हैं ये इक़दाम वाकई जो खुफिया हक़ राय दही है उसको यकीनी बनाने के लिए है या इसके मकासद कुछ और हैं? बस अब CPNE के प्लेटफार्म से तो अभी मैं कोई राय नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा कोई मीटिंग बाज़ाब्ता डिस्कशन नहीं हुई, मुशावरत नहीं हुई। लेकिन देखें, दुनिया भर में, अमेरिका में, UK में, दूसरे ममालिक में जब भी इलेक्शन हो रहे होते हैं तो उसमें सर्वेज भी हो रहे होते हैं, पोल भी हो रहे होते हैं। फिर जब इलेक्शन डे पर एंट्री पोल होते हैं, फिर एग्जिट पोल होते हैं, तो कहीं भी ये सवाल नहीं उठा कि जी इससे तो राय आमा मुतासर होगी, इससे तो वोटर का जहन पल्यूट होगा। ये पाबंदी मुझे याद है कि परवेज मुशर्रफ के दौर में जो इलेक्शन हुए थे 2008 के, जो 7 में होने थे, फिर मोहतरमा की वजह से 8 में चले गए थे, उस वक्त आयद की गई थी। और मकसद सिर्फ ये था कि जो अवाम हैं उनको जो रियल लीडरशिप है, रियल पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है, उसके बारे में मालूम ना हो सके कि उसकी मकबूलियत क्या है। और जिनको वो जितवाना चाहते थे, परवेज मुशर्रफ साहब, फौजी आमिर, उन्हीं का ही सिर्फ प्रोपेगेंडा हो, उन्हीं के बारे में ही लोगों को पता हो, वो उनका राय जो है मुतासर किया जा सके। असल में तो राय मुतासर होगी इस पाबंदी से कि वन साइडेड प्रोपेगेंडा होगा, वन साइडेड बात होगी, और उसके बाद जो रियल लीडरशिप होगी या रियल पॉपुलर पार्टी होगी उसका वोट बैंक मुतासर हो सकता है। अजीब बात है कि इस दौर में यानी दुनिया भर में आज़ादियों की हवा चल रही है, आज़ादी इजहार के मामले में सारे मुआशरे लिबरल हो रहे हैं,
और कवानीन, लिबरल कवानीन नाफिज किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है और अजीबो गरीब ज़ाब्ता अखलाक बना दिया जाता है। बात यह है कि अवाम की राय का किसी को क्यों ना हो, क्यों ना पता चले मीडिया के जरिए कि इस वक्त अवाम की सोच क्या है। पोलिंग डे पर भी लोगों को क्यों ना पता चले कि जब वो दाखिल हो रहे हैं अपनी राय का, वो अगर राय का हक देते हैं। तो अमेरिका में तो आज तक ये सवाल नहीं उठा कि जनाब आप ये एंट्री पोल जो करते हैं या एग्जिट पोल करते हैं, इसकी वजह से तो अवाम के हकूक जो है तल्फ होते हैं और सिक्रेसी ऑफ वोट जो है उसका मसला पैदा होता है। ये अजीबो गरीब वजाहतें हैं। मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन को फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के लिए कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ज़ाब्ता अखलाक में कोई ऐसी बात शामिल नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से ये तासुर हो कि वो एक पाबंद माहौल में, एक पाबंदियों के माहौल में इलेक्शन कराना चाहता है। और जिस तरह से कहा करते थे मुस्बत नतायज, किसी मुस्बत नतायज की खातिर ये सारी प्लानिंग हो रही है। इलेक्शन दुनिया भर में, पाकिस्तान कोई जजीरा तो नहीं है, दुनिया भर में जिस तरह से इलेक्शन होते हैं, जिस तरह की जमहूरियत चल रही है, हमारे यहाँ भी उसी तरह के इलेक्शन होने चाहिए। और ये मेरा ख्याल है हमारी जो मीडिया पार्टीज हैं उनको भी इस पर एहतजाज भी करना चाहिए और इन पर आवाज उठानी चाहिए कि इस तरह की पाबंदियां आप आयद करके, ये भी एक प्री पोल रिगिंग ही शुमार होगी अगर इस तरह की पाबंदियां आप नाफिज करने की कोशिश करेंगे। जी अच्छा बारी साहब, अब दो पहलू हैं। एक तो ये आज़ादी इजहार का मामला है, दूसरा कुछ लोगों का मौक़िफ़ ये है कि जो खुफिया राय दही है उसके एहसास को यकीनी बनाने के लिए, ताकि वोटर का ये राइट है कि उसने वोट किसको दिया इसको खुफिया रखा जाए, ये सब इक़दामात किए जा रहे हैं। 2008 में कंवर दिलशाद साहब सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के, गालिबन उन्होंने ऐसा हुक्म दिया था जिसका इरशाद साहब ने भी जिक्र किया। आप समझते हैं ये मौक़िफ़ ठीक है कि खुफिया राय दही, या मकासद कुछ और हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि 2008 में भी ओपिनियन पोल हुए थे, गैलप ने किया, बहुत सारे और लोगों ने किया, हमने खुद भी किया था। दूसरी बात ये कि जो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है, जो टर्म यूज होती है वो सीक्रेसी ऑफ बैलेट है, और जो ओपिनियन देना है वो बिल्कुल दूसरी बात है। उसका कोई तल्लक नहीं है कि बैलेट के साथ। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को मेरा अपना ख्याल है कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है हरगज़, क्योंकि आज मेरी ओपिनियन है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि देखा जाए अमेरिका में या बहुत सारे और ममालिक में जो जमहूरी मुल्क हैं, वहाँ पर इतनी जल्दी ओपिनियन लोग अपनी चेंज नहीं करते। ना ही पाकिस्तान में कोई ऐसा मामला है। तीसरी दुनिया के भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ओपिनियन पोल होते हैं, एग्जिट पोल होते हैं, सर्वेज होते हैं, और पाकिस्तान में भी होते रहे हैं। ये पहली दफ़ा किया जा रहा है कि इसके ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। मतलब ये कि हम गली मोहल्लों में जाके पूछ नहीं सकते लोगों से कि आप इस पार्टी को अगर वोट दे रहे हैं तो उसकी वजूहात क्या है। तो वो भी एक किस्म का इन्फॉर्म्ड, वोटर्स को इन्फॉर्म करने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है बहस मुबासे को आगे जाने के लिए। जब किसी पार्टी को पता चलेगा कि ओपिनियन पोल में वो बहुत पीछे जा रहे हैं, तो और उसकी ये वजूहात हैं, तो हो सकता है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करें ताकि उनकी पॉपुलैरिटी ऊपर आ सके। तो ये एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन डेवलप करने के लिए, एक कंपेटिटिव माहौल बनाने के लिए, ताकि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो और ये पता चल सके कि जो ओपिनियन पोल हुए थे और जो जिस तरह वोट पड़ा है उसमें कितना फ़र्क है। और अगर बहुत बड़ा फ़र्क कोई निकल के आता है तो फिर जो पॉलिस्टर्स हैं, जो ओपिनियन पोल कंडक्ट करते हैं, फिर उनके पास बहुत सारी वजूहात ढूंढने के लिए आ जाती हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ड्रैकोनियन चीज़ है, और इरशाद साहब ने सही कहा है कि लगता है कि बिल्कुल एक उल्टी गंगा पाकिस्तान में बह रही है। बाकी दुनिया के मुल्क में जो है वो फ्रीडम इंडेक्स बेहतर हो रहे हैं, हमारे यहाँ जो फ्रीडम इंडेक्स है बिल्कुल नीचे चला गया है। और ये सारा कुछ हुआ है, ये जो पिछली हमारी असम्बली डिज़ाल्व हुई है उसके दौर में, आखिरी चंद दिनों में जिस तरह बुलडोज किए गए हैं कवानीन, और जिस तरह जो सेंसस है जो कि 1 माह में मुकम्मल होना चाहिए था उसको 6 माह लग गए हैं। उसकी क्वालिटी के बारे में मुझे बहुत शक है कि जो सेंसस है उसकी क्वालिटी बहुत कंप्रोमाइज्ड है। 12-15% जगहों पर लोगों ने कहा है
कि जो जी। सेंसस वाले न्यूमरेटर्स आए थे उन्होंने अब टैब नहीं इस्तेमाल की, यानी कि उन्होंने जियो टैगिंग है, जियो सिस्टम उनको बना के दिया गया था मिनिस्ट्री ने, उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया। तो बहुत सारी शिकायत है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बहुत बड़ी रिपोर्ट लिखी है इसके ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको छुपाने के लिए कोशिश की जा रही है कि ये चीज़ें सामने ना आए, मीडिया में ना छपे, ताकि वो अपनी मनमानी करके अपनी मनपसंद पार्टी को वो इलेक्शन जितवा सके। अच्छा बारी साहब। जी इरशाद साहब। जी जी साहब, ये जो सूरत हाल है अमेरिका का और यूके का तो सबको पता है, और कहाँ कहाँ ये अलाउड है ओपिनियन पोल, सर्वेज, एंट्री पोल एग्जिट। क्या इंडिया में भी ये इजाजत है यहाँ या वहाँ किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद की जाती है ज़ाब्ता अखलाक के नाम पे? ज़ाब्ता अखलाक के नाम पर पाबंदी तो लग ही नहीं सकती। इंडिया में मैं खुद 2004 में उनके इलेक्शंस देखने गया था, और मुझे याद है इंडिया में बहुत सारे एक बड़ी मीटिंग हुई थी, उसमें मैं भी शरीक हुआ था, एनजीओज की, थिंक टैंक्स की, कि कौन पार्टी लीड कर रही है। तो मुझे याद है कि वहाँ लोगों ने अपनी जो ओपिनियन पोल उन्होंने किए थे, उन्होंने शेयर किए थे। तो उससे मेरा इंडिया में कोई पाबंदी नहीं है, बांग्लादेश में कोई पाबंदी नहीं है। दुनिया के ज़्यादातर ममालिक, फिलिपीन है, ब्राज़ील में अभी इलेक्शन हुए उनका था, टर्की है, बहुत सारे ममालिक हैं। मेरा ख्याल बहुत गिनती के चंद ममालिक होंगे, चंद ममालिक जहाँ पर ये इस किस्म की पाबंदी, और यकीनन वहाँ उसी तरह की हुकूमत होगी जिस तरह की आजकल पाकिस्तान में है। जी अच्छा बारी साहब, ये बताइएगा कि अब जो हल्का बंदियों का मामला है, आपने एक बात मरदमशुमारी से मुतालिक की, इस पर तो जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, एमक्यूएम की हम बात कर लें तो वो भी मुतमईन दिखाई नहीं देते हैं। अब अगर ये हल्का बंदियाँ हालिया तरमीम के तहत होती हैं, ये मामला हल हो जाएगा? आइनी तरमीम के बिना ही ये मामला ठीक हो जाएंगे, या कोई तनाज़ा खड़ा होगा हालिया तरमीम के तरीक़ाकार के मुताबिक ही ये हल्का बंदियाँ हो जाएँ? तो नहीं, देखिए, जो भी हल्का बंदियाँ जो होती हैं उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स और डिलिमिटेशन है। वो इलेक्शंस एक्ट के पूरा एक चैप्टर उसके ऊपर है, एक पूरा सेक्शन डिलिमिटेशन के ऊपर है। उसमें ये भी है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनको क्रॉस नहीं किया जाएगा। तो ये अगर कराची में 2 से 3 लग रहा है कि 2 से 3 नई नशिस्तें कराची को मिलेंगी, और इसी तरह कुछ डिस्ट्रिक्ट में जिनका आपने जिक्र किया है वहाँ पर वो कम हो सकती हैं। इसी तरह राजनपुर और भक्कर में सीटें बढ़ सकती हैं, मुल्तान और रावलपिंडी में कम हो सकती हैं। लेकिन ये सब करने के लिए इलेक्शन कमीशन को आइनी तरमीम की ज़रूरत है, और आइनी तरमीम तो हो नहीं सकती इस वक्त क्योंकि हमारी असम्बली ही नहीं है। और दूसरा ये कि जब सूबों के अंदर वही तनासब है जो पहले वाला था, और तो वहाँ पर नहीं हुआ, तो फिर डिस्ट्रिक्ट्स में करने की कोई वजह नज़र नहीं आती कि नई डिलिमिटेशन की जाए, सिवाय इसके कि नई डिलिमिटेशन के चक्कर में हम इलेक्शंस को मज़ीद आके लेके जाना चाहते हैं। और बहुत सारे शवाहद अगर आप उनको मिलकर देखें, जैसे आखिरी दिनों में जो लेजिस्लेशन करने की कोशिश की गई है उसमें कुछ तो नाकामी हुई और कुछ उन्होंने पास कर लिए, तो उससे साफ नज़र आता है लास्ट मिनट पे जो सीसीआई की मीटिंग की गई है जिसमें 2 चीफ मिनिस्टर जो हैं उनकी तो लेजिटिमेसी कोई नहीं, उनकी कानूनी और आइनी हैसियत ही ख़त्म हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ अगर सब चीज़ों को अगर आप मिला के देखें तो बहुत वाज़े तौर पर है जो इरशाद साहब ने पहले कहा है कि रिगिंग की तरफ एक जो प्री पोल रिगिंग है उसका पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है, और उसका ये भी कोशिश की जा रही है कि ओपिनियन पोल्स के ज़रिए हकीकत को उस पर पाबंदी लगाकर हकीकत को जो है वो छुपाया जा सके। जी इरशाद साहब। अच्छा बारी साहब, एक ओपिनियन पोल के हवाले से हमें 2 दफ़ा अमेरिका में बिल्कुल मायूसी हुई कि ओपिनियन पोल कुछ चल रहे थे और नतायज कुछ और बरामद हुए। एक मिसाल ये ट्रंप की है, जो पहला इलेक्शन था जिसमें ट्रंप साहब जीते हैं, उस वक्त सारे ओपिनियन पोल सर्वे इसके बरक्स थे। एक दफ़ा हम देखते हैं कि 93 में ऐसा हुआ था।
तो क्या इस बेस पर के ओपिनियन पोल या सर्वेज कुछ कह रहे हैं और नतायज कुछ और बरामद होते हैं, तो क्या ये रिगिंग का इल्जाम लगाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। बुनियादी बात यह है कि एक ओपिनियन पोल नहीं होते, बहुत सारे ओपिनियन पोल होते हैं और ओपिनियन पोल करने वालों की अपनी बायसेस भी होते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन करते हैं, बाकी चीज़ें हैं। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा, क्योंकि इन ममालिक में जो क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शंस हमारी तरह नहीं है, वहाँ पर एक क्रेडिबल इलेक्शंस है। मसलन हमने अभी जब जुलाई 2022 में पंजाब के बाई इलेक्शन हुए तो हमने ओपिनियन पोल किया था और हमने एक दिन पहले रिलीज किया था। डॉन ने अपने सिटी पेज के फ्रंट पेज पे उसको छापा था। हमने कहा था 47% पीटीआई को वोट पड़ेंगे और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 30% के लगभग वोट पड़ेंगे। और इलेक्शन वाले दिन जो रिजल्ट आए वो एग्जैक्टली वही थे। इसी तरह हमने 2002 के इंतखाबात का एग्जिट पोल किया था और एग्जैक्टली वो भी अखबारात में छपा था, हमने जो निकाली थी कि 25-26% पीपल्स पार्टी को वोट पड़ेंगे और 25% जो है वो पीएमएलक्यू को पड़ेंगे जी। लेकिन मसला ये है कि जो अमेरिका है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है हमारी तरह, लेकिन वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। वहां पर इस तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन उसकी बेस पे कहना कि कोई उनकी मेथोडोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मेथोडोलॉजी की जो उसकी प्री टेस्टिंग में कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन हमेशा जो अगर आप देखें, अगर आप 100 ओपिनियन पोल्स को या एग्जिट पोल को निकालें तो वो 99% ऐसे ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल होंगे जो बिल्कुल हकीकत के बहुत करीब होते हैं। जी, अच्छा, और उसमें एक मार्जिन ऑफ एरर भी होता है 3% या 5%, और उस मार्जिन के अंदर अगर कोई शिफ्ट है तो जाहिर है वो एक्सेप्टेबल होती है। जैसे अर्दगॉन साहब जो है वो फर्स्ट जो राउंड हुआ उसमें सिर्फ उनको 0.50% और वोट चाहिए थे जीतने के लिए, लेकिन और वो 1% से भी कम था। तो इतना डिफरेंस तो आ ही सकता है। ब्राजील के इंतखाबात में भी जो है डिफरेंस जो है जो विनर है। और जो सवाल मेरा बारी साहब ये है, आपने कहा कि ओपिनियन लेने वाले भी बाइस्ड हो सकते हैं। मेथोडोलॉजी की बात करें तो सैम्पलिंग पे बहुत एतराज़ होता है कि 2000 या 4000 लोगों की राय लेके और जो नुमाइंदगी है 10-12 करोड़ की वो कर दी जाती है। फिर रीजन के हवाले से भी बहुत सी बातें होती हैं। अगर ये फैक्टर्स हैं तो आप नहीं समझते कि जो ओपिनियन लेने वाले इदारे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जमाती के पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल नैरेटिव का पार्ट बन जाते हैं सपोर्ट में? नहीं, देखिए, जो एक ओपिनियन पोल तो नहीं हो रहा होगा, बहुत सारे ओपिनियन पोल हो रहे होते हैं और कहीं भी नहीं ऐसा कि अमेरिका में कोई एक ग्रुप है जो सिर्फ ओपिनियन पोल करता है। गैलप भी है, मुख्तलिफ अखबारात भी करवाते हैं, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स भी करवाते हैं, पार्टियां खुद भी करवाती हैं। और इसी तरह आपने अगर देखना है, ओवरऑल देखना है, तो यू कैन कंपेयर वन ओपिनियन पोल विद द रेस्ट ऑफ द ओपिनियन पोल्स। तो अगर कोई बीच में एवरेज निकाल के आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि कहीं ना कहीं या तो सवाल इस तरह पूछा गया है या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन में मसला कुछ हुआ है। लेकिन उसकी वजह से जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लोगों का ये बताना कि लोग तो झंडे लगाते हैं हमारे यहाँ, खुल्लम खुल्ला घरों के बाहर झंडे लगाते हैं, तो ये अब झंडों पे भी पाबंदी लगा दें, क्योंकि उससे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जो है वो कौन सा घराना जो है किस पार्टी के साथ है, और उससे एक एक्सप्रेशन निकल के आएगा कि ये तो इस तरह तो पता चल रहा है कि एक खास पार्टी बहुत पॉपुलर है, दूसरी पार्टी के झंडे कम है, इसलिए झंडे लगाने पर भी इलेक्शन कमीशन पाबंदी लगा सकता है। बारी साहब, पाबंदी तो जलसे पर भी लग सकती है कि बड़ा जलसा किसी ने कर लिया तो खामखा राय मुतासर होगी कि शायद ये ज्यादा मकबूल है। जलसों पर पाबंदी लग सकती है झंडों के अलावा। जी ठीक, बिल्कुल ठीक। बारी साहब बहुत शुक्रिया। सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर इंतखाबी उमूर लेते हैं। ब्रेक के बाद ज़रा बात करेंगे जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जब तक रिस्क ज़ीरो नहीं हो जाता नवाज शरीफ नहीं आएंगे। रिस्क ज़ीरो कब होगा? क्या सितंबर के वस्त में होगा, या उनको खदशा है कि सितंबर सितमगर हो सकता है नवाज शरीफ साहब के लिए? ब्रेक के बाद बात करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। इरशाद साहब, साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का बयान कि जब तक रिस्क ज़ीरो नहीं हो जाता नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। रिस्क ज़ीरो कब होगा और इससे मुराद क्या है? ये वैसे अजीब व गरीब बयान है। देखिए, सियासत जो और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सियासत में तो हर सियासतदान और हर सियासी जमात जो है वो रिस्क लेती है। उसका कंपेन करना, उसका मुकाबला करना, पाबंदियों का मुकाबला करना, जबर का मुकाबला करना तो एक रिस्क होता है। तो ज़ीरो रिस्क का क्या मतलब है? 1 साल 3 महीने 4 महीने तक आपकी अपनी हुकूमत रही। शरीफ खानदान के अहम तरीन फर्द मियां नवाज शरीफ साहब के बिरादर खुद वजीर आजम थे। सारे साथी जो थे वो वजीर थे। हसन इकबाल साहब हूँ जो सेक्रेटरी जनरल भी हैं जमात के, ख्वाजा आसिफ साहब हूँ, साद रफीक साहब हूँ, जावेद लतीफ़ साहब हूँ। तो उसके बावजूद किस चीज़ का रिस्क है? यानी जो ये डंडा पीटा जाता रहा कि जी हम सेम पेज पर हैं। अब एक निगरान हुकूमत आई है, निगरान वजीर आज़म का इंतखाब भी वजीर आज़म और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मिलकर इत्तेफाक राय से किया है। तो इसका मतलब है कि नई निगरान हुकूमत से आपको कोई खतरा महसूस हो रहा है? और किस चीज़ का आप तदारुक चाहते हैं कि जब वो हो जाए तो मियाँ साहब आएंगे? या तो फिर ये है, इससे खामखा एक तासुर उभरता है कि शायद मियाँ साहब आना नहीं चाहते और इस तरह के जिस तरह पहले बहाना बनाया जाता है कि डॉक्टर इजाज़त नहीं दे रहे, अब एक नया बहाना बनाया जा रहा है। एक तरफ खबरें चलवाई जा रही हैं और चल रही हैं कि जी वो सितंबर के दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते में पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, तय हो गया है। दूसरी तरफ इस तरह की बातें की जा रही हैं। ज़रा ये जो सवाल आप उठा रहे हैं कि ये तजाद रहा है, राना तनवीर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, सीनियर तरीन शख्सियत है मुस्लिम लीग नून की। राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। राना साहब, एक तरफ आप ही की जमात के लोग आके तारीख देते हैं 2 हफ्ते बाद मियाँ साहब आ रहे हैं, सितंबर में आ रहे हैं, और फिर आप ही की जमात के ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जब तक रिस्क ज़ीरो नहीं हो जाता मियाँ साहब नहीं आएंगे। ये रिस्क ज़ीरो से क्या मुराद है? किस चीज़ से, किस बात से ख़तरा है मियाँ नवाज शरीफ साहब को? देखिए भाई साहब, जो आप कहते हैं कि कोई तारीखें देता है हफ्ता 2 हफ्ते की, वो मेरा हाल है सीनियर लीडरशिप से तो किसी ने आज तक नहीं कहा कि हफ्ते बाद आ रहे हैं, 2 हफ्ते बाद आ रहे हैं, या मार्च में आ रहे हैं, या जनवरी में आ रहे हैं। तो शायद कोई एक बंदा कहता है वो उसी का जवाब तो वही देगा। बार बार अगर कोई 10 तारीखें दी है किसी ने, तो आप भी पूछना बंद नहीं करते उन लोगों से। तो बाकी जो पार्टी की पॉलिसी रही है वो यही है कि मियाँ साहब ने खुद डिसाइड करना है कि जब पार्टी की ख्वाहिश ज़रूर है कि वो जल्दी से जल्द आएँ, ताकि उनके बगैर पार्टी उतनी ताकतवर नहीं है जितनी कि उनके फिजिकली। राना साहब, पहले तो डॉक्टर्स ने डिसाइड करना था। नहीं, डॉक्टर्स का देखें, डॉक्टर्स का भी पहले था एक कि डॉक्टर्स जब तक उनको सफ़र के लिए ना कहें, ये तो पुरानी बात हो गई है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ माहौल इस किस्म का बन गया, देखें ना, अभी एक रिव्यू ऑफ जजमेंट का एक हमने लॉ पास किया, तो उसको भी किस तरह स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये एक किस्म का बायस्ड जो है अप्रोच मियाँ साहब के केसेस में स्पेशली, क्योंकि उसमें आपके सीरीज़ ऑफ इवेंट्स आपको मिलेंगे मियाँ साहब के तलब जो ज़्यादती या इंतकामी कार्रवाई हुई है, जिस तरह कामा पे उनको लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। तो मेरा हाल है ख्वाजा आसिफ साहब या हमारे पार्टी का यही ख्याल है कि उनको उस वक्त आना चाहिए जब वो वाकई इलेक्शन शुरू हो और वो इलेक्शन कैंपेन में पार्टी को लीड कर सकें। तो ये चीज़ें मेरा क्लियर हो जाए। राना साहब, इसका मतलब ये है, इसका मतलब अगर मैं ये लूँ कि पार्टी को या नवाज शरीफ साहब को का जो रिस्क है वो अदलिया के बिहेवियर या अदलिया के फैसलों की वजह से एक रिस्क एलिमेंट इन्वॉल्व हो गया है। और बाकी जिस तरह बाद लोग कहते हैं कि इंतजार हो रहा है कि 15 या 16 तारीख को मौजूद चीफ जस्टिस रिटायर हो जाए, उसके बाद मियाँ साहब आ जाए, तो ये तासुर दुरुस्त होगा? नहीं, देखें, ये तासर में थोड़ी सी इसकी कोई ऐसी पोजीशन है कि जो पीछे इवेंट्स हुए हैं या जिस तरह के फैसले मियाँ साहब की
आपको पता है जब पनामा का सिलसिला चला तो पनामा अब किधर है, सोया मियाँ साहब का, और वो भी उसके बाद JIT बनी और उसमें 19-20 ग्रेड के अफसर थे। मियाँ साहब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे, पूरी अपनी फैमिली के साथ पेश होते रहे। जिस तरह उनकी बेटी को गिरफ्तार किया गया, जिस तरह उनको कन्विक्ट किया गया, जिस तरह डिस्क्वालीफाई किया गया, ये एक असर तो पाया जाता है कि जो मौजूदा अदलिया है इस वक्त, उनके जो फैसले हैं वो किसी तरीके से भी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं करते मियाँ साहब के मुतालिक। लेकिन ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आने वाली जुडिशरी हमें कोई फेवर करेगी, लेकिन उम्मीद ये ज़रूर है कि वो इंसाफ के साथ फैसले करेंगे और मियाँ साहब के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उसका अज़ाला किया जाएगा। ये एक सोच ज़रूर है और हमें उम्मीद भी है। राना साहब, कल ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वजारत उज़्मा से अलग होते हुए ये कहा, काकर साहब से तवक्को की और इलेक्शन कमीशन से भी कि अब इलेक्शन वक्त पर जल्द अज जल्द कराए जाएंगे। बाकी लोग भी कह रहे हैं। लेकिन जब आपने मरदमशुमारी के नताइज का ऐलान कर दिया तो लोगों ने यही समझा कि इलेक्शन के अल्तवा की बुनियाद आपने खुद रख दी है। अब इलेक्शन कमीशन 3 दिन हो गए हैं, बल्कि ज़्यादा अब तो दिन हो गए, अभी तक 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद तारीख ही नहीं दे रहा। तो अब ये इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद पर आपने सारा मामला छोड़ दिया। उसकी मर्जी, वो इस साल इलेक्शन कराए, अगले साल कराए। आइन, जमहूरी तकाजे, जमहूरी रिवायात, इनकी कोई हैसियत नहीं बाकी रहने दी गई। नहीं, अरशद साहब आप तो मेरा हाल बहुत समझदार हैं। जो दो चीज़ें हैं। एक ये है कि अगर सेंसस नोटिफाई हो गया है तो एक रिक्वायरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट है कि वो डिलिमिटेशन करें। ये ऑब्लिगेटरी है, ये ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है। और अगर वो डिलिमिटेशन होती है नहीं तो उसमें 3 से 4 महीने लग सकते हैं, मिनिमम 3 महीने या 2.5 महीने लग सकते, वो इलेक्शन कमीशन पे है। दूसरी ये है कि अगर वो समझते हैं कि इस वक्त वो जो एक आर्टिकल है 90 डेज वाला, विद इन 90 डेज, वो ज़्यादा प्रिवेल करता है जिसको वो देख रहे हैं, तो फिर 90 डेज में वो कराएंगे। लेकिन जहाँ तक आपने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के अख्तियार है कि वो जब भी कराएं, ऐसा नहीं है। ये है कि इलेक्शन कमीशन का ये एक ड्यूटी है कि वो इलेक्शन कराएं, लेकिन इन प्रोविजन के अंदर रहते हुए, चाहे वो 90 डेज वाली कर लें इन्वोक, चाहे वो सेंसस में डिलिमिटेशन उनको जो नोटिफाई हुआ है सेंसस में डिलिमिटेशन करके तो उस पर चले जाएं। अगर वो उस पर जाएंगे तो मैक्सिमम जनवरी का एंड या फरवरी बनता है, तो फिर फरवरी से आगे मैं इलेक्शन नहीं देख रहा। ये नहीं है कि वो अगले साल कराएं, 2 साल कराएं, 3 साल कराएं, वो इलेक्शन कमीशन की पावर नहीं है। डिलिमिटेशन में अगर किसी सूबे की सीटें बढ़ जाती हैं तो फिर तो आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी और असेंबली मौजूद नहीं है। ये तो एक नया एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। हाँ, मुझे वैसे इसकी लीगल जो इंटरप्रिटेशन है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात ज़रूर है कि डिलिमिटेशन जो इस वक्त सेंसस हैं, वाटा को अगर इसमें शामिल करें तो उसमें मे भी ऐसी सिचुएशन हो। लेकिन मुझे बताएं, जब एक प्रोविजनल सेंसस थे 2018 में, वो प्रोविजनल थे जिस पे हमने अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में और 1 टाइम हमने उस पर इलेक्शन करवा दिए डिलिमिटेशन के करा के जी। लेकिन जब फाइनल डिलिमिटेशन आई, वो 2017 वाली डिलिमिटेशन की बात कर रहा हूँ, तो उसको भी नोटिफाई कर दिया इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान। तो उस वक्त इन्होंने दोबारा डिलिमिटेशन की। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें फाटा मर्ज हो चुका था, फाटा को भी शामिल किया और मेरा हाल सीटें थोड़ी डिस्टर्ब हुई थी सूबों में, क्योंकि फाटा की भी बीच में आ गई सीटें। तो जब वो सीटें उसमें आ गई तो उस वक्त तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शायद नहीं की, उसी तरह डिलिमिटेशन हुई। अब इसमें मुझे नहीं पता, अगर ये सिचुएशन जो आप कह रहे हैं तो फिर तो 90 डेज में उनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। लेकिन राणा साहब, सीटों में इजाफा होगा फिर तो आईनी तरमीम चाहिए। हाँ, अगर आप शफल करते हैं विद इन प्रोविंस, सीटें फैसल उतनी रहेंगी जितनी इस वक्त हैं। कोई मुझे 272 हैं, वो कैप की हुई हैं बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन में एक सीट 273 नहीं हो सकती,
इस पॉपुलेशन को 272 पे आपने डिवाइड करना है और उससे हल्के बनाने हैं, जो मेरी समझ है। लेकिन रहेंगे ये 272, उसमें अमेंडमेंट नहीं, अमेंडमेंट से तो बढ़नी नहीं है सीटें। यानी राणा साहब खुलासा अगर हम आपसे पूछें, जो बात समझ आ रही है, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन जाके वो जनवरी फरवरी में ही होंगे। मुझे यही समझ आ रही है। सही है। और फिर आगे सेनेट के भी तो इंतखाबात हैं। वो मार्च में एक राब्ता अखलाक जारी हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और उसमें कहा गया है कि जी आप कोई ओपिनियन पोल नहीं करा सकते, सर्वे नहीं करा सकते, एंट्री पोल नहीं होगा, एग्जिट पोल नहीं होगा, ताकि जो सिक्रेसी ऑफ बैलेट पेपर है वो बरकरार रहे। तो ये भी एक अजीबोगरीब कदगन है कि सारी दुनिया में अखबारात, मीडिया हाउसेस सर्वे करते हैं, लोगों को पता चलता है कि उनकी राय किसी जमात के बारे में, किसी फर्द के बारे में क्या है, उसकी वजह से उस फर्द को या उस जमात को मौका मिलता है अपनी पॉलिसी तब्दील करने का। तो ये कोई मनमाने नताइज हासिल करने के लिए इस तरह की पाबंदी लगा दी गई है, और आपकी जमात का आपका नुक्ता नजर क्या होगा कि ऐसी पाबंदी अगर लगती है तो जस्टिफाइड होगी ज़ाब्ता अखलाक के नाम? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं इसको अदरवाइज देखता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का ये ख्याल है कि इससे साइकोलॉजिकली एक मैनिपुलेशन होती है या एक मैसेज आता है एक आम वोटर को, जो वेवरिंग वोट होता है, अपना ओपिनियन फॉर्म करता है आखिर दिनों में। अगर आप सर्वे करके ये कह दें कि वहाँ पे ABC की पोजीशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ लोग उधर जो वेवरिंग होता है टिल्ट अपना बना सकते हैं कि यार ये बंदा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। शायद उसने फेयर इलेक्शन के लिए ये किया हो। काश के इलेक्शन कमीशन इस हद तक फेयरनेस पे चला जाए इलेक्शन में, तो मैं समझता हूँ फिर तो हम दुनिया में बहुत ही हमारा मकाम है। लेकिन उनका क्या सोच है, लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने शायद फेयर इलेक्शन के लिए किया कि ये मैसेज ना जाए बिफोर पोलिंग कि फलां बंदा वहाँ पे पहले ही पोलिंग से पहले ही ये कह दिया जाए वो लीड करता है और उसकी ज़्यादा वोट है। मेरा ख्याल है उन्होंने इसलिए किया। ये इसका दूसरा पहलू तो है कि आप एक शख्स जो वोटर है उसकी ओपिनियन देने का जो हक है उस पर पाबंदी लगा रहे हैं। और अब ये इलेक्शन कमीशन का मामला या इस्तेकाक तो नहीं है कि वो लोगों को ये मजबूर करे कि जी आप चुप करके बैठे रहें, किसी को ना बताएं कि जी मैंने किसको वोट देना है या किसका ज्यादा पॉपुलैरिटी है। उसमें तो फेयर फ्री इलेक्शन इन मामलों में नहीं कराने के किसी ओपिनियन ही ना दे सके। आपकी बात ठीक है, लेकिन आप अगर अपना एक, मैं नाम नहीं लेता, एक चैनल का एक एंकर है, काफी मशहूर है उसका नाम, तो वो किसी न किसी जिले में पहुंच जाता है और वो अपना माइक पकड़ के इधर उधर फिरता है और फिर कहता है जी 80% फलां के उन्होंने अपनी ओपिनियन दे दी है। हालांकि बाद हल्कों का मुझे पता है कि ऐसी सिचुएशन वहाँ नहीं है, तो वो मखसूस लोगों से कह के और टीवी पे नशर कर देना फलां की पोजीशन बड़ी अच्छी है, 80% उसके वोट है, या उसको पब्लिश कर देना। देखिए, एक सर्वे होता है जो खुफिया होता है, वो पार्टियां कराती हैं टिकट देने के लिए, लेकिन एक होता है जो आप पब्लिश करते हैं। वो मैं समझता हूँ कि एक माहौल बनाने के लिए वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और लोगों के ज़हन बनाने में भी वो एक किस्म की एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ये चीज़ें मेरा हाल बेहतर है कि इस किस्म के आप टीवी पे सर्वे नशर ना करें कि फलां ज़िले में, फलां हल्के में, NA फलां में फलां बंदे का आपने सर्वे किया वो बड़ा लीड कर रहा है। तो मैं समझता हूँ ये वाकई नफसियाती तौर पर एक माहौल बनाने में या ज़हन बनाने में कारआमद हो सकती है ये चीज़। सही। अच्छा राणा साहब, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, हल्के की सियासत को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। एक कैमरा लेके जो रिपोर्टर फिर रहा है वो पूरी राय आमा को प्लूड कर देगा, उसके कहने पर लोग अपनी राय बदल लेंगे। हाँ, मैं बताता हूँ, मुझे बड़े फ़ोन आते हैं कि फलां जगह पे मेरे हल्के में भी कहते जी वो कैमरे वाले आए थे और वहाँ पे उन्होंने ये नशर किया है। बेशुमार मुझे फ़ोन आए, कुछ खुशी से, कुछ परेशानी से, कुछ ये बिल्कुल होता है। मैं आपको बताऊं कि हमारा इस तरह का वोट, ये बस बड़ी लंबी, मैं क्योंकि बहुत ही हल्के में रहने वाला बंदा हूँ। इलेक्शनों में
यहाँ हमारे अवाम तो इस तरह वोट देते हैं कि फलां के पास क्रूजे में वोट मांगता है, सुजुकी वाले को वोट ही कोई नहीं देता। तो ये छोड़े हमारे वोटर की बात। तो ये नहीं, वो राना साहब जो आप बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो इरशाद साहब भी बात कर रहे हैं कि वो सीक्रेसी एक अपनी जगह है, इसका तो हल यही है कि आप जो अगर प्रोपेगेंडा हो रहा है तो प्रोपेगेंडा टूल को अपने स्ट्रेंथन करें। लेकिन आपकी क़यादत को लेकर अब एक आपकी जमात से मुताल्लिक है कि वो तैयारी, वो हल्ला गुल्ला इंतखाबात का या वो मेल मिलाप, वो मीटिंग्स वो नज़र नहीं आ रही हैं। पीपल्स पार्टी फिर थोड़े बहुत हाथ पाँव मार रही है, लेकिन आप लोग बिल्कुल ही एक पुरस्कार खामोशी है अभी तक। मरियम साहिबा वापस भी आई हैं तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मरी का कोई कन्वेंशन था वो भी शायद कैंसिल किया उन्होंने। नहीं, मरियम बीबी ने बहुत ज़्यादा यूथ को मोबिलाइज किया है, तो पूरे डिवीजन में, पूरे ज़िलों में पीपी की सतह पे कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिए हैं और काफ़ी मोबिलाइजेशन कैंप लगवाए हैं। मेरा वो इस तरह का माहौल अभी नहीं है, इस तरह तब नहीं लग रहा पंजाब में। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, ये इलेक्शन कमीशन को फैसला करने दें कि कब इलेक्शन होने हैं। वो 1-2 दिन में सामने चीज़ आ जाएगी, और डिलिमिटेशन करनी है तो उनका टाइम देंगे, वो टाइम फ्रेम देंगे और उसमें लोग शुरू हो जाएंगे, माहौल बन जाएगा। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन को खामोशी तो तोड़ने दें, फिर देखें इंशाल्लाह बन जाएगा। कैंपेन लीड कौन करेगा? शहबाज शरीफ साहब करेंगे, मरियम साहिबा करेंगी, नवाज शरीफ साहब अगर नहीं आते तो? नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब करेंगे, अगर नहीं आती तो फिर सारी करेंगे। मरियम मोबिलाइज करती है, बड़े करोड़ पुलर है, और शहबाज साहब का एक अपना नाम है खिदमत के हवाले से। लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, उनकी मेहनत को, उनकी खिदमत को, उनके तरक्याती कामों को। तो ये टीम वर्क है। मियाँ साहब तो नंबर 1 है, वो आए तो लीड तो वही करेंगे, बाकी टीम वर्क है, हम सारी करेंगे इंशाल्लाह ताला। सही है। डॉलर 3 रुपये महंगा हो गया राना साहब आज भी। ये फरवरी मार्च में इलेक्शन हो जाएंगे। अगर फरवरी मार्च में भी माहौल वो ना बना मुस्बत नतायज का, तो आगे इलेक्शन चले गए तो सेनेट के इलेक्शन भी मार्च में होने हैं। उसके लिए तदारुक के लिए भी आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है कि अगर डिले होते हैं मजीद तो उसको हमने किस तरह रोकना है? नहीं, हमारा बिल्कुल यही है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो और विद इन टाइम हो। टाइम से मुराद है जो कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम दिया हुआ है 90 डेज है, या सेंसस में 3 महीने डालने सेंसस। सही है। राना साहब, डॉलर 3 रुपये आज और महंगा हुआ और तकरीबन 291 पे जो ट्रेड किया है इंटर बैंक में, ओपन मार्केट में 300 रुपये तक जा चुका है। काकड़ साहब की काबीना अभी तक नहीं आई है, लेकिन जो कुछ अफसरान हैं, जो शहबाज शरीफ साहब के ख़ास अफसरान थे, वो उनके साथ काम करते रहेंगे। आपकी हुकूमत की पॉलिसी को अगर निगरां हुकूमत नहीं लेकर चलती तो फिर मईशत कहाँ पहुँचेगी? देखिए, इसीलिए हम कहते थे कि हमें पता नजर इसके कि जो फेयर इलेक्शन के लिए केयर टेकर बनती है, कभी भी फेयर इलेक्शन केयर टेकर में हुए नहीं है। लिहाजा मैं समझता था कि अगर इसाक डार साहब को बना दिया जाए तो वो जो प्रोग्राम है, या हमारे IMF के साथ या इकोनॉमिक प्रोग्राम है, जिस तरह उन्होंने डायरेक्शन दी है या एक पॉलिसीज़ दी हैं या एक उन्होंने सिमत सेट कर दी है, उसमें अगर वो लेके चलेंगे तो डेफिनेटली वो मुस्बत असरात होंगे, इसके मुस्बत रिजल्ट आएंगे। लेकिन अब केयर टेकर आपने बना दिए हैं, अब देखते हैं केयर टेकर के होते हुए मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ बेहतर हो। मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि इस हालात में राना साहब इसाक डार साहब का नाम पेश कर देते तो उन्होंने तो नाम ही पेश नहीं किया। वो तो बरमला कह चुके हैं राजा रियाज साहब के, इसाक डार साहब का तो नाम ही पेश नहीं हुआ। जो मैंने नाम पेश किया वो उस पर फौरन आमादा हो गए, तस्लीम कर लिया शहबाज शरीफ साहब ने। तो क्या मजबूरी थी कि उन्होंने राजा रियाज साहब के नाम को तस्लीम किया, कबूल किया, बजाय इसके कि अपना वो नाम देते और मनवाने की कोशिश करते? 14 पार्टियां उनके पीछे खड़ी थी। नहीं, इसलिए जब डार साहब का 10-15 दिन पहले नाम आया मीडिया पे, तो उस वक्त कोई इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया और बहुत सारी हमारी अपनी इत्तेहादी जमातों की तरफ से कोई रिजर्वेशन आई, तो वो नाम ड्रॉप कर दिया गया था। तो फिर ये हुआ कि छोटे सूबे से हो और एक ऐसा शख्स हो जिस पे कोई इतराज़ भी ना हो और पढ़ा लिखा भी हो, तो मेरा वो काकड़ साहब मिल गए हैं, छोटे सूबे से भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और कोई इतनी किसी को मेरा उन पर इतराज़ भी नहीं है। सवाए अख्तर मैंगल साहब ने तफज़ार का इज़हार किया है, तो मेरा ये ठीक है, ये जो फैसला हुआ है।
अब आपने अब्दुल मालिक बलोच साहब का नाम दिया था, राना साहब, ख्वाजा आसिफ साहब भी ये कह रहे हैं। ये जब मीटिंग्स होती थी उस वक्त डिस्कस हुए थे मुख्तलिफ नाम, जिसमें मालिक साहब का भी नाम था, वो भी अच्छी चॉइस थी। डॉक्टर मालिक की आपको पता है वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ये काकड़ साहब आपकी मंशा से नहीं है, इस पे नवाज शरीफ साहब राजी थे काकड़ साहब के नाम पे? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये पता है कि राजा रियाज साहब ने पेश किया, जो उन्होंने बताया बाहर आगे मीडिया को, मैंने पेश किया और उन्होंने मान लिया। तो यही एक हमारे पास ये इंफॉर्मेशन जिसको हमें मानना चाहिए। इस पे नहीं, आपके पार्टी कायद का इस पे क्या मौकफ था और है अब भी? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि पार्टी क़यादत, शहबाज साहब ने तो खैर एक्सेप्ट किया है। शहबाज साहब ने बड़े मियाँ साहब से यकीनी तौर पे पूछा होगा, ये मुझे है कि इन्होंने यकीनी तौर पे पूछा होगा और उन्होंने कहा होगा, रजामंदी ज़ाहिर की होगी या कंसर्न दी होगी, तो फिर शहबाज साहब ने भी उस पर हाँ की होगी। जी ठीक। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना तनवीर साहब हमारे साथ थे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, काकड़ साहब की काबीना अभी तक अनाउंस तो नहीं हुई है, लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें सुल्तान अली एलाना साहब हैं, इनको वज़ीर ख़जाना बनाया जा सकता है। और फिर इसी तरह फैसल वावड़ा साहब का नाम भी कहीं ना कहीं गर्दिश में है, जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम भी है और बाकी भी नाम सामने आ रहे हैं, सरफराज बुगटी साहब का नाम भी है। आप समझते हैं कि अगर ये काबीना 6 महीने इस हुकूमत ने काम करना है और पाकिस्तान की मईशत को देखें तो 3 रुपये आज भी डॉलर ऊपर जाता है, इनको क्या करना चाहिए, कुलिया क्या होना चाहिए? एक प्लस पॉइंट इनके पास शायद ये भी है कि इन पे वो लाइबिलिटी या बर्डन नहीं है जो मुंतखब हुकूमत पे होता है, तो वो करना क्या होगा काकड़ साहब को इन 6 महीनों में? पहली बात तो यह है कि काबीना के अफराद ऐसे होने चाहिए जिनकी अहलियत सलाहियत के साथ साथ गैर जानिबदारी जो है वो भी मुसल्लमा हो। ये ना हो कि वो काबीना ही मुतनाज़ हो जाए किसी एक तरफ से दूसरी तरफ से। मिसाल के तौर पर सरफराज बुगटी साहब को अगर बनाया जाता है तो वो एक ख़ास मिजाज के आदमी हैं, उस पर मैंगल साहब का क्या नुक्ता नज़र होगा, अचगज़ई साहब का क्या नुक्ता नज़र होगा, बाकी जो कई लोग हैं डॉक्टर मालिक साहब वगैरह, उनका क्या नुक्ता नज़र होगा, इसको भी मद्देनज़र रखना होगा। और दूसरा ये है कि वो उनका मतबा नज़र जो है वो साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। देखें, आपने सबसे ज़्यादा बेयकीनी को, अनसर्टेनिटी को ख़त्म करना है। अनसर्टेनिटी इस तरह ख़त्म नहीं होगी कि हम ज़्यादा अरसे के लिए बैठे हुए, वो बढ़ जाएगी। अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी कि उनको पता हो लोगों को कि जी इतने दिनों में फलां तारीख को मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं और उनको मालूम हो कि जी हमारी राय से अब हुकूमत बनने लगी है, बन जाएगी। अगर आप अनसर्टेनिटी कायम रखेंगे, जितने भी काबिल फाजिल लोग ला के बिठा देंगे, तो उसके बाद मामला ठीक नहीं होंगे। ये एक मिसाल है, ये जो डॉलर की 2-3 दिन में कीमत बढ़ी है, इसका मतलब ये है कि निगरान हुकूमत के ऐलान के बाद एक ऐसी हुकूमत चली गई जिसने मामलात को ख़राब किया था, महंगाई बढ़ाई थी और रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया था। चाहिए तो ये था कि जिस दिन वो हुकूमत ख़त्म हो रही थी उस दिन मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम आता, एक इस्तेहकाम की अलामतें नमूदार होती, लेकिन ये उसके बरक्स हो रहा है। ये इससे पहले बहुत कम हुआ है कि जो ही आई निगरान हुकूमत आए, माशी जो इशारे हैं वो तब्दील होना शुरू हो जाए, मनफी होना शुरू हो जाए। तो इसलिए इरशाद साहब आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अनाउंस करे कि इलेक्शन कब होंगे, हल्का बंदियों में कितना टाइम है, और ये बताए कि ये हुकूमत इतने अरसे के लिए है, 6 महीने के लिए भले हो, और सियासी जमातें अपने मैदान में तैयारी करें, ये हुकूमत अपना काम करे, और ये ताकि कारोबारी लोगों को समझ आए कि हमने पैसा निकालना है, कारोबार देना है तो इस तरह देना है। अगर अभाम रहेगा तो मजीद ये हम नीचे ही जाएंगे। आप ये कह रहे हैं, खुलासा ये है। इससे काम बढ़ेगा, इबाम से मजीद बेयकीनी बढ़ेगी, और बेयकीनी जो है वो इंतहाई मुआशरे के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए खतरनाक होती है। एक काम तो ये। दूसरा ये है, इस हुकूमत को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करनी चाहिए तमाम स्टेक होल्डर को, तमाम सियासी जमातों को,
तमाम जमहूरी कुव्वतों को, तमाम उन लोगों को जो इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाह हैं, ताकि माशरे के अंदर जो एक इस्तराब, इश्तराक, हिजान पैदा हो गया है 16 महीनों में, उससे निजात मिले। वो भी अदम इस्तेकाम की बुनियाद है। और तीसरा ये जो इंतहाई अहम है कि अवाम को एक होप दें, एक उम्मीद दें कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे हालात पैदा होने वाले हैं और आपको अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। लोगों को अगर ये अंदाजा हो कि ऐसे लोग हैं, अगरचे निगरान हैं, अगरचे अबूरी हैं, अगरचे आर्जी हैं, लेकिन हमारे लिए काम कर रहे हैं, मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, मुल्क की मईशत को बेहतर करना चाहते हैं, इनके कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, ये किसी के पाबंद नहीं है, अपने हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ काम कर रहे हैं, तो उससे भी एक इस्तेकाम आएगा और उसके नतीजे में भी हालात बेहतर होंगे। लेकिन इरशाद साहब, मेरा एक सवाल है, इरशाद साहब एक सवाल है, देखें इख्तियारात इनके पास महदूद हैं, लेकिन कुछ इख्तियारात मुआशी एतबार से दे दिए गए, जिसमें बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं और दीगर मामलात हैं, वो ये हुकूमत कर सकती है। मुंतखब हुकूमत पे हमेशा एक बर्डन रहता है पॉलिटिक्स का, आवाम के पास जाने का। अब इन पे वो बर्डन भी नहीं है। जो मईशत के उसूल कहते हैं इस्लाहात कर लें, उस पर ये मेरा ख्याल कर सकते हैं, उस पर अमल दरामद करवा सकते हैं अगर मईशत को हमने लॉन्ग रन बेहतर करना है। आप समझते हैं ऐसा होगा? नहीं, होना चाहिए। मैं तो ये नहीं कह सकता, इनकी तरफ से गारंटी तो नहीं दे सकता कि होगा, लेकिन ये तो मैं कह सकता हूँ कि इनको करना चाहिए, क्योंकि इनका कोई सियासी बोझ नहीं है, इन पर कोई सियासी मलबा गिरने वाला नहीं है। इन्होंने जो भी इकदामात करने हैं उसके नतायज भी अगली हुकूमत आगे भुगतेगी। और उसमें बुनियादी चीज है, ये सिर्फ माशी इकदामात नहीं है, सियासी इकदामात भी ऐसे होने चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, मुल्क के फायदे में होना चाहिए, और माशी इकदामात भी ऐसे होने चाहिए। और सबसे बड़ी जो होगा अहम फैक्टर है वो इनकी गैर जानिबदारी होगी। ये पता चले कि ये किसी सियासी एजेंडे को, किसी जमात के सियासी एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा रहे, और ये गैर मुतनाज़े लोग हैं और गैर मुतनाज़े फैसले कर रहे हैं। जो इनकी समझ में आ रहा है कि मुल्क के लिए बेहतर है, वो ये किए जा रहे हैं। जो पब्लिक का एतमाद होता है, देखें जमहूरी ममालिक में और गैर जमहूरी ममालिक में फ़र्क क्या होता है। जमहूरी ममालिक में जो हुकूमतें होती हैं, उनको चूँकि पब्लिक का, अवाम का एतमाद हासिल होता है, अवाम उनकी पुष्ट पर खड़े होते हैं, तो वो अच्छे फैसले करें, बुरे फैसले करें, उनके मनफी असरात जो हैं, जो बुरे फैसले भी अगर उनको करने पड़ते हैं बामरे मजबूरी, उनके बुरे असरात माशरा सह जाता है। ये जो डिक्टेटरशिप होती है, ये जो माशरे गैर जमहूरी होते हैं, वहाँ प्रॉब्लम ही होता है, क्योंकि पहले ही लोग नाराज होते हैं, पहले ही लोगों को एतमाद नहीं होता। जो ही कोई गलत फैसला होता है, उसके मनफी असरात फौरन आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इन लोगों को जो भी एक कैबिनेट बनती है और जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, कोशिश ये करनी चाहिए कि पब्लिक फ्रेंडली, पीपल्स फ्रेंडली ये फैसले करें जी, और इस बात की परवाह ना करें कि माजी में क्या हुआ या आगे क्या होगा। ये जी बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब टाइम खत्म हो रहा है, इरशाद साहब टाइम खत्म हो गया। बहुत आपका इरशाद साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।